क्लास में हमने किया था एम्पियर्स लॉ, उसका एप्लीकेशन देख रहे थे, है ना। एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन देख रहे थे और हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था एम्पियर्स लॉ को यूज करके करंट कंडक्टिंग वायर की वजह से, है ना। और फिर हमने कैलकुलेट किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कंडक्टिंग हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर। ये दो शायद कर लिया था, है ना। अब आगे की तरफ चलते हैं, है ना। तो नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू due to long conductor, long conductor carrying uniform current density, uniform carrying uniform current density, है ना। हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस कंडक्टर की वजह से जो कि यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी कंडक्ट कर रहा है ना, जो यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी कंडक्ट कर रहा है ना। तो चलिए मान लो अपने पास एक कंडक्टर है ना। मान लो अपने पास एक कंडक्टर है लॉन्ग, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो मान ले कैपिटल आर है ना। और एक करंट कैरी कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ना। और जे है करंट डेंसिटी, क्या है, करंट डेंसिटी, समझ गए। ये सॉलिड है ना, ये हॉलो नहीं है। तो बोल रहा है इस करंट कंडक्टिंग वायर की वजह से, जैसे जो भी बोल लो, मैग्नेटिक फील्ड बताओ, है ना। अब इसमें भी तीन केस बनेंगे, एट इनसाइड कंडक्टर किसी पॉइंट पे, है ना, आउटसाइड कंडक्टर किसी पॉइंट पे, और सरफेस ऑफ कंडक्टर पे, तीन केस बनेंगे, है ना। तो एट इनसाइड कंडक्टर, सही है बेटा। अगर इनसाइड की बात करेंगे तो आर जो होगा वो लेस देन आर होगा, है ना। मान ले इधर कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, हमें क्या करना है, इनसाइड में किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना है जो कि इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पे है। तो क्या करेंगे, एम्पियर्स लूप उठाएंगे, है ना। क्या करेंगे, एम्पियर्स लूप उठाएंगे, उठा लिया हमने, है ना। फिर अप्लाई करेंगे क्या, बी डॉट डी एन जो होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट इनटू आई इंक्लोज, ठीक है बेटा। अगर आई क्लोज की बात करें, है ना, तो आई क्लोज क्या होगा, जो जो इस एरिया के अंदर रहा होगा, इस सर्कुलर रीजन के अंदर रहा होगा, है ना। तो करंट डेंसिटी हमें पता है जे है ना।
और इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि J इंटू पाई आर स्क्वायर, यही क्या होगा इनक्लोज। बेटा इस वाले पार्ट से तो इतना ही करंट फ्लो कर रहा होगा ना, अगर करंट डेंसिटी J है तो इससे जो करंट पास कर रहा होगा वो क्या रहा होगा, J इंटू पाई आर स्क्वायर, सही है। तो लिखेंगे B डॉट dl, तो B और dl को इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां हो जाएगा, 0 से 2 पाई r, है ना। dl को आप इंटीग्रेट करोगे इस पूरे लूप में तो क्या आएगा, 2 पाई r म्यू नॉट इनटू I इनक्लोज, है ना। अभी हो जाएगा B इंटू 2 पाई r म्यू नॉट J पाई r स्क्वायर। D इक्वल्स क्या आएगा, है ना, D आएगा म्यू नॉट J r स्क्वायर बाई 2, सॉरी r स्क्वायर नहीं, r बाई 2। सही बोल रहा हूं, अरे सही बोल रहा हूं ना, बोलो। ठीक है, तो ये हो गया एट इनसाइड पॉइंट पे, है ना। अब अगर आउटसाइड पॉइंट पे देखना है, फटाफट लिख लीजिए, मिटाऊंगा, है ना। तो ये हो गया इनसाइड पॉइंट पे म्यू नॉट J r अपॉन 2, याद रखिएगा, है ना। और अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो क्या होगा, ये r के नॉर्मल रहा होगा, लूप में होता है ना बेटा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहा होगा, r के नॉर्मल में, क्लियर है। तो इनसाइड पॉइंट पे आउटसाइड पॉइंट पे तुम लिख सकते हो सिंपली, तो चलिए आउटसाइड पॉइंट पे देखते हैं, कंडक्टर के आउटसाइड पे क्या होगा, एट आउटसाइड पॉइंट, है ना। एट आउटसाइड पॉइंट अगर बात करें, ठीक है, मान लीजिए बाहर किसी पॉइंट पे पूछ रहा है आपसे, इधर r डिस्टेंस पे, तो इस बार r जो है क्या है, ग्रेटर देन r है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए एम्पियर्स लूप उठाएंगे, उठाएंगे ना, जब उठाएंगे ना तो है अपना एम्पियर्स लूप, सही है। अप्लाई करेंगे क्या, एम्पियर्स लॉ, तो B डॉट dl क्या होता है, म्यू नॉट इनटू I इनक्लोज्ड, B डॉट dl क्या होता है, म्यू नॉट इनटू I इनक्लोज्ड, है ना। है ना, तो B डॉट dl इक्वल्स क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इनटू I इनक्लोज्ड। अब B डॉट dl करेंगे तो B dl, dl को इंटीग्रेट करेंगे इस लूप पे तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 से 2 पाई r, यही आएगा ना, इक्वल्स म्यू नॉट, I इनक्लोज्ड के बारे में सोचना पड़ेगा, है ना। तो अगर I इनक्लोज्ड की बात करें तो करंट डेंसिटी है J, है ना। करंट कहां से फ्लो कर रहा है, कंडक्टर से ही फ्लो कर रहा है ना, तो जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो इसी एरिया से कर रहा होगा, जो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया रहा होगा। तो करंट बेसिकली क्या हो जाएगा, J इंटू पाई आर स्क्वायर,
यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। अरे इधर बाहर वाले रीजन में करंट थोड़ी ना फ्लो कर रहा होगा, तो हमें तो वो करंट देखना है ना जो इस लूप के अंदर है। तो इस लूप के अंदर मैक्सिमम करंट क्या होगा, जब आप इसके पूरे क्रॉस सेक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे करंट डेंसिटी से, है ना। तो आई क्लोज हो जाएगा जे इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। तो हो जाएगा बी इंटू टू पाई आर म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर। तो b इक्वल्स आएगा म्यू नॉट जे आर स्क्वायर अपॉन 2r। यानी कि यहाँ जो b है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के, है ना। इसके पहले वाले में इनसाइड में क्या था, इनसाइड में याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले लिखा था b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r था, है ना। और एट सरफेस क्या हो जाएगा, r इक्वल्स r। तो b बेसिकली हो जाएगा म्यू नॉट जे आर अपॉन 2, है ना। तो हम इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे, तो क्लियर है ना। इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे, सरफेस पे एंड आउटसाइड पॉइंट पे लिख सकते हैं, है ना। मैंने पहले ही बताया था, आसान है, गॉस लॉ की तरह ही है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप एम्पियर्स लॉ अप्लाई करें तो जो सिलेक्शन ऑफ लूप होगा कि हम एम्पियर्स लूप कैसे सेलेक्ट करें, उसका जो क्राइटेरिया है उसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, है ना। उसका जो क्राइटेरिया है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे एम्पियर्स लूप किस शेप का लेना है, सर्कुलर लेना है, रेक्टेंगुलर लेना है या किस तरह का लेना है, वो आपको पता चल जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, है ना। अब ये काम आएगा रिजल्ट इसका इनसाइड वाला आगे जाके, तो उसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट लिखो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू कंडक्टर कैरिंग ड्यू टू कंडक्टर कैरिंग नॉन यूनिफॉर्म current density, due to conductor carrying non-uniform current density। क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना, नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी के वजह से। क्लियर है, ये काम आप खुद करेंगे, है ना। ये काम आप खुद करेंगे, पहले आप ट्राई करोगे, उसके बाद मुझे तो करना ही है ना। है ना, मान लो कंडक्टर है ना, ये लॉन्ग है, जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो लॉन्ग कंडक्टर की बात
ठीक है। इस बार जो करंट डेंसिटी है वो बोल दिया, मान लो के आर स्क्वायर है, के आर स्क्वायर आर की कुछ भी ले लो, जो करंट डेंसिटी है वो आर का फंक्शन है ना। तो मान लो करंट डेंसिटी क्या है, के आर स्क्वायर। प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है ना। आप जब कंडक्टर से करंट फ्लो करवाते हो तो मोस्ट ऑफ द जो करंट है वो कंडक्टर के सरफेस से फ्लो करता है, इसको स्किन इफेक्ट बोलते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ करंट जो है वो कहां से फ्लो करता है, सरफेस से। अंदर बहुत कम करंट होता है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हम ट्रांसमिशन में कंडक्टर यूज करते हैं, ट्रांसमिशन में जब हम कंडक्टर यूज करते हैं तो हम एक सिंगल कंडक्टर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सिंगल कंडक्टर यूज करोगे तो सरफेस से फ्लो करेगा मोस्ट ऑफ द करंट, तो उसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो हम लोग इंस्टेड ऑफ सिंगल कंडक्टर की जगह पे बंडल्स ऑफ कंडक्टर यूज करते हैं। अगर आपने देखा होगा वायर जो ट्रांसमिशन में यूज होता है, तो वो एक वायर नहीं होता, वो बहुत सारे वायर एक दूसरे पे रैप अप किए हुए रहते हैं, है ना। वो बहुत सारा वायर होता है डिफरेंट क्रॉस सेक्शन से। इससे क्या होता है कि हर कंडक्टर के सरफेस से फ्लो करेगा, तो जितना ज्यादा कंडक्टर डाल दोगे इसी क्रॉस सेक्शन में, मान लो मैंने बहुत सारा पतला पतला कंडक्टर डाल दिया, या थिन वायर भी देखा होगा ना, वायर के अंदर भी एक कंडक्टर नहीं होता है, जनरली बहुत पतले पतले बहुत सारे कंडक्टर, तो उसका फायदा है स्किन इफेक्ट को कम करने के लिए, स्किन इफेक्ट, है ना। तो इसलिए बंडल ऑफ कंडक्टर हम यूज करते हैं, खैर वो सब आगे जाके पढ़ोगे। हाँ, हमने क्या बोला कि एक कंडक्टर है अपने पास, वापस वही रेडियस आप मान सकते हो कैपिटल आर है ना। करंट डेंसिटी के आर स्क्वायर है, नॉन यूनिफॉर्म है, प्रैक्टिकली भी नॉन यूनिफॉर्म ही होता है जब आप करंट फ्लो करवाते हो, है ना। तो आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, इसे 3 केस बनेंगे, इनसाइड कंडक्टर किसी पॉइंट पे, आउटसाइड कंडक्टर एंड सरफेस, है ना। तो ये तीनों आपको खुद से लिखना है, ट्राई करो। बस ध्यान रखना कुछ नहीं, आई इनक्लोज्ड अगर तुमने लिख लिया तो तुमसे हो जाएगा, और कुछ नया तो है नहीं, है ना। एम्पियर्स लूप का शेप जो होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर, आपको पता है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि हम जो भी लूप लेंगे उसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, और वो आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपने उसको कैलकुलेट कर लिया तो तीनों पार्ट हो जाएंगे, है ना। आप चाहें तो समझने के लिए जैसे ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। जैसे इनसाइड पॉइंट हो गया, मान लो आर एरिया, तो ये लूप आएगा, है ना, ये लूप आएगा। तो अगर टॉप टॉप व्यू बनाओगे या क्रॉस सेक्शनल व्यू बोल दो, क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर नीचे से देखोगे आप ऐसे, है ना, अगर नीचे से देखोगे तो कंडक्टर एक सर्कुलर ही दिखेगा ना यार, है ना। और इसका रेडियस क्या रहा होगा, आर। ठीक है, आपको इधर किसी पॉइंट पे निकालना है टी, तो हो गया पॉइंट टी, है, सही है। और इसी पॉइंट टी को कंसीडर करते हुए आपने क्या लिया है, इसी पॉइंट टी को कंसीडर करते हुए आपने लूप उठाया है, एम्पियर्स लूप। तो ये हो गया आपका एम्पियर्स लूप। तो बेसिकली आपको इसके अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है इस लूप के अंदर से, ये कैलकुलेट करना है इनसाइड पॉइंट के लिए। अगर ये पता चल गया तो काम हो जाएगा, सही है। सही है बेटा। अब आगे देखो, कर लोगे क्या तुम करोगे
करोगे? बेटा कर लोगे? आई एम टूल्स लिखना है। आई एम टूल्स लिखने के लिए आपको पता है ना? अरे हाँ ना बोलो ना। कर रहे हो तो बोलो हाँ सर कर रहे हैं। मेरे को करना है तो बोलो कि आप कर दो। आंसर क्या आया तुम्हारा? म्यू नॉट जे आर का पावर 4/4 आएगा शायद। चलिए तो एट इनसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं पहले। इनसाइड पॉइंट मतलब जो हमने आर लिया है वो आर से कम होगा। अब मुझे इसके अंदर बेटा करंट चाहिए, इस वाले लूप के अंदर, है ना? तो देख करंट आई क्या होता है, आई इंक्लोज अगर लिखेंगे तो बेसिकली क्या होगा, जे इंटू डी ए। अरे याद करना, जे क्या था, जे था डी आई अपॉन डी ए। तो डी आई क्या हो जाएगा, जे डी ए, है ना? आई इंक्लोज की बात करूं तो जे डी ए। अब डीए क्या होगा, अब डीए क्या होगा? तो डीए की बात करोगे तो डीए हो जाएगा, याद करो अगर इसका हम एरिया लिखें, एरिया तो एरिया क्या होगा बेटा, इस वाले लूप का आर रेडियस लिया है ना स्मॉल आर, पाई आर स्क्वायर होगा, है ना? तो ये हो जाएगा डीए अपॉन डी आर, डिफरेंशिएट कर दिया तो आया 2 पाई आर, यही आएगा। और यहां से अगर डीए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर डी आर। सही है? तो ये क्या हो जाएगा, जे इंटू 2 पाई आर डी आर। सही है? अब अप्लाई कर दीजिए, डी डॉट डी एल इक्वल्स म्यू नॉट इंटू आई इंक्लूज। तो हो गया बी, इंटीग्रेट करोगे तो 2 पाई आर, है ना, इक्वल्स म्यू नॉट जे 2 पाई लेकिन हो गया म्यू नॉट इंटू आई, नहीं ठीक है, जे इंटू 2 पाई आर डी आर। है ना? तो देखिए सही है, आर से आर गया, 2 पाई से 2 पाई गया, यानी कि D इक्वल्स म्यू नॉट जे डी आर। ठीक है? अब म्यू नॉट जे क्या है बेटा, जे देखिए क्या है, तो जे है के आर स्क्वायर। सही है? तो आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा,
d इक्वल्स म्यू नॉट के आर क्यू अपॉन 3, सॉरी आर क्यू आएगा, बाहर वाले में आर4 आता है। म्यू नॉट के आर क्यू अपॉन 3, जे का वैल्यू पुट कर दिया, जे इधर दे रखा था ना, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, एक मिनट। आर पे निकालना है ना, तो हम एक्स पे जाके देख लेंगे। हाँ, इसको एक्स ले लो, है ना, तो इधर आ जाएगा। अभी बताता हूँ क्यों एक्स लिया है मैंने। हाँ, तो ये आर तो नहीं कटेगा, 2 पाई कट जाएगा, आर कट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा के एक्स क्यूब, के एक्स स्क्वायर। इसको भी एक्स ले लो, क्योंकि यहीं से गड़बड़ हो गया फंक्शन में। तो ये हो गया म्यू नॉट के एक्स क्यूब, नीचे 4 आएगा, 4/4। हाँ देखिए, हमें आर तक निकालना था ना, आर यहाँ पे वेरिएबल थोड़ी ना है, वेरिएबल कौन है, एक्स। क्योंकि आप जो एरिया उठा रहे हो, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक मिनट। जैसे मान ले इसके अंदर करंट निकालना है ना, इसके अंदर कितना करंट है, तो दिक्कत क्या है कि हर एक पॉइंट पे करंट डेंसिटी डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे जो आप एरिया उठाएंगे उसके लिए करंट डेंसिटी कुछ और आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा, आएगा ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे x पे जाके एक रिंग उठाना पड़ेगा dx, है ना, और उसके अंदर करंट लिखेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से r तक, है ना। तो इसलिए मैंने पहले क्या उठाया, पहले एक x उठाया है और एक रिंग dx उठाया है, ये dx, है ना। तो इस रिंग का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई x इंटू dx, सही है। अरे बोल, कोई दिक्कत है, डिफरेंशिएट बेटा डीए लिखना था ना मुझे, जे इंटू डीए, डीए निकालने के लिए बेसिकली, समझे, है ना। आर यहाँ पे वेरिएबल नहीं, एक्स के फॉर्म में, आर तो लिमिट है, आर तो उस पॉइंट है जहां पे हमें निकालना है। क्लियर है, बोलिए क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बोलिए, फिर से समझा दूंगा ये पार्ट कि एक्स क्यों लिया। अगर दिक्कत है इसमें तो बोलो, एक्स क्यों लिया, है ना। आर तो लिमिट है ना, आर तो वो पॉइंट है ना जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें इसके अंदर का करंट चाहिए। अब इसके अंदर करंट तो चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो करंट डेंसिटी है वो एक एक्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि एक्सिस से अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो करंट डेंसिटी भी चेंज करता जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, एक्स पे जाके एक dx छोटा सा रिंग उठाना पड़ा, और उस dx से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने di बोला, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया 0 से r तक, तो उस पूरे रिंग के अंदर जो है, मतलब जो हमने लूप लिया है उसके अंदर करंट मिला, इसलिए मैंने x लिया है। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया, एट सरफेस लिखना हो तो r इक्वल्स r पुट कर देना, एट आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट में क्या डिफरेंस आएगा बेटा, आउटसाइड पॉइंट में डिफरेंस क्या आएगा बता, जो हमने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है लिमिट, वो 0 से r डाला है ना,
ये लिमिट 0 से कैपिटल आ जाएगा। ये लिमिट जो है वो 0 से लिख के दिखाता हूँ, पूरा नहीं लिखूंगा, यहीं से लिख दूंगा दूसरा वाला पार्ट। क्लियर है? हाँ, at outside point है ना, आउटसाइड पॉइंट पे देखोगे तो आउटसाइड पॉइंट पे क्या करेंगे, वही B डॉट dl म्यू नॉट I इनक्लोज्ड। अब बेटा ये कंडक्टर है, इसका रेडियस है यार, है ना, एक क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाया मैंने, और मान लो यहाँ से r डिस्टेंस पे निकालना है, तो करंट तो इसी वाले पार्ट से फ्लो कर रहा है ना, जो भी करंट फ्लो कर रहा है, तो हम dl को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 2 पाई r b into 2 पाई r म्यू नॉट I क्लोज्ड क्या होगा, तो I क्लोज्ड यहीं से उठा रहा हूँ, तो I क्लोज्ड था म्यू नॉट k x क्यू dx, है ना, यहाँ dx है, dr नहीं dx लिख लेना, ठीक है, यही तो है। बस यहाँ पे 0 से स्मॉल r गया था, यहाँ 0 से कैपिटल आ जाएगा, ये 2 बार नंबर मिल गया, समझ गए? तो हो जाएगा b इंटू 2 पाई r म्यू नॉट k r का पावर 4/4, समझ गए? तो यहां से b लिख लेंगे आगे इधर, अरे 2 पाई तो गायब ही हो गया था ना, 2 पाई नहीं, 2 पाई तो पहले कट गया था ना जब हमने फंक्शन लिखा था, तो b इक्वल्स आ जाएगा इनटू है म्यू नॉट के r का पावर 4/4r, है ना। बस इसमें यहां से रिपीट कर देना है, लिमिट सिर्फ चेंज होगा, कुछ नया नहीं आया है, करंट के लिए सिर्फ लिमिट चेंज होगा। क्लियर है? एट सरफेस r इक्वल्स r पुट कर लेना, इसमें से उसमें जिसमें पुट करो आंसर एक ही आएंगे। एक मिनट, इसके पहले वाले में क्या आया था बेटा आंसर, म्यू नॉट जे r का पावर 4/4, इधर p इंटू r था, है ना, तो ये आएगा म्यू नॉट जे r का पावर 3/4। बस एक बार देख लीजिए, सही बोल रहा हूँ क्या मैं? इनसाइड वाले में लास्ट में शायद एक r था जो मैंने काटना भूल गया था, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए, मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने मिटा दिया था, मुझे याद नहीं, एक बार देख ले तुम, इधर r वाला इधर कट किया था क्या, इधर r से, वो r क्यों नहीं आएगा, नहीं कट किया होगा शायद,
तो ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन से पता चल रहा है इधर r का पावर 4 है, नीचे r है, इसका मतलब r क्यू आंसर में आएगा, है ना। समझे, इसका मतलब r क्यू आंसर में आएगा। एक बार देख लीजिए ये मिस्टेक हुआ होगा, ये डायमेंशन से पता चल रहा है, यहाँ r का पावर 4 है, नीचे स्मॉल r है, तो यहाँ पे r4 कैसे हो सकता है, यहाँ पे r क्यू होगा ना। समझे, हाँ। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड खत्म है, मैग्नेटिक फोर्स की तरफ जाएंगे। अब जाएंगे मैग्नेटिक फोर्स की तरफ। अब देखो इसमें एक और टाइप का सवाल बता देता हूं, जैसे गॉस लॉ में बताया था। मान लीजिए सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, और उसमें ऐसे हॉलो है पार्ट, समझ रहे हो। मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर, और बीच में कैविटी टाइप है, कैविटी भी कैसा है, सिलिंड्रिकल। मतलब बेटा तुम्हें समझना पड़ेगा, ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर है ना, इसमें वाला जो पार्ट है ना ये खाली है, मतलब इसमें अगर एक रॉड को इंसर्ट करोगे तो रॉड चला जाएगा, ऐसा समझ लो। इसमें से एक रॉड को निकाल लिया गया सिलिंड्रिकल, है ना, तो करंट जो है वो इधर से ही फ्लो करेगा ना, ये जो सॉलिड पार्ट है, ये तो hollow पार्ट है, इससे करंट फ्लो करेगा नहीं, है ना। मान ली करंट डेंसिटी क्या है, J, है ना। एक इसका सेंटर है मान ले C1, ये है C2, सही है। मान लीजिए इधर किसी पॉइंट पे एक पॉइंट है P, यहीं पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। ओहो, इधर बनाता हूं अंदर देखिएगा, करंट डेंसिटी क्या है, J। देख सेम टाइप का सवाल गॉस लॉ जब मैंने पढ़ाया था तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बताया था, लेकिन वहां पे स्फेरिकल होता था कंडक्टर, है ना। यहाँ पे कंडक्टर जो है वो कैसा है, सिलिंड्रिकल, लेकिन काम उसी तरीके से करना है, काम उसी तरीके से करना है। याद करो करवाया था मैंने, हमने क्या बोला था कि हम मानेंगे कंडक्टर दो चीजों से बना है, बोला था ना, याद कर। ये सिलेंडर है, ये स्फीयर नहीं है, इस चीज को ध्यान रख। मैंने लिख दिया है सिलिंड्रिकल कंडक्टर, और इस सिलिंड्रिकल कंडक्टर के अंदर कैविटी भी किस टाइप का है, सिलिंड्रिकल। तो हम मान सकते हैं, मान लीजिए इसका रेडियस है कैपिटल R, तो एक तो अपने पास बड़ा सा सिलिंड्रिकल है जिसमें करंट बाहर की तरफ जा रहा है ना, R रेडियस का, सही है। और प्लस एक छोटा सा सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, और इसमें करंट क्या मानेंगे, इसमें करंट डेंसिटी बाहर की तरफ जे है, इसमें जो करंट है वो किधर है, अंदर की तरफ, करंट डेंसिटी सेम,
अब इस सिलेंडर को उठा के इसमें ऐसे प्लेस कर दिया, तो इसमें करंट यहाँ पे बाहर आ रहा था और इसमें अंदर जा रहा था, तो एक पार्ट खाली हो गया ना, जीरो हो गया ना। बोलना अरे हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना बेटा। क्या किया हमने, माना कि जो कंडक्टर है वो दो चीजों से बना है। एक तो ये बड़ा वाला कंडक्टर जिसमें करंट जो है वो डॉट नेचर का है, मतलब करंट बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, और दूसरा एक छोटा सा सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसमें जो करंट है वो अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है। अब इसको उठा के जब हम इसमें प्लेस कर देंगे, इस कंडक्टर को इसमें डाल देंगे, है ना, तो ये वाला जो पार्ट मिलेगा वो कैविटी मिलेगा ना, क्योंकि इसके अनुसार बाहर करंट था, इसके वजह से अंदर करंट था, तो नेट करंट क्या हो गया, जीरो, तो कैविटी मिल गया। अरे इस तरह से जूम कर सकते हैं ना यार, बताया था ना, याद करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया था। बोलो अरे सही है। बोलना भाई। तो अभी तो इनसाइड पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, मान लो पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी है, तो एट इनसाइड पॉइंट तो इनसाइड पॉइंट यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। मान लो डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है y मान लिया, और ये हमने क्या बोला था, l। याद करो एक सब मैंने हमने किया हुआ है। सही है ना। तो P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसको पॉइंट P बोला है। तो ये बड़े वाले की वजह से क्या होगा, इस बड़े वाले के अंदर वाला पॉइंट है, तो आएगा म्यू नॉट जे एक्स। अब क्योंकि हम डायरेक्शन के साथ लिख रहे हैं तो x परपेंडिकुलर अपॉन 2। अरे सही है, होगा ना। और इस छोटे की वजह से, तो उसकी वजह से हो जाएगा म्यू नॉट जे बाई परपेंडिकुलर। बाई परपेंडिकुलर मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो परपेंडिकुलर हो, लेकिन डिस्टेंस बाई ही आएगा, क्योंकि यार थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि याद रखिएगा, यूज करूंगा, बोला था ना। इसके अंदर मैग्नेटिक अगर जे यूनिफॉर्म था तो अंदर वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नॉट जे आर अपॉन 2। यही आया था क्या? अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, देख के बताओ। अरे देख के बोलो, यही आया था क्या? आते ही जो मैंने करवाया था स्टार्टिंग में, आज मतलब आते ही मैंने क्लास में जो करवाया है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आया है इनसाइड पॉइंट पे, वो यही आया था क्या रिजल्ट में? बोलो हाँ या ना। यही आया ना। हाँ, तो यहाँ भी ये पॉइंट एक इस कंडक्टर, बड़े वाले कंडक्टर के अंदर भी है और छोटे वाले कंडक्टर के अंदर भी है, तो ये लिख लिया। क्लियर है? सही है। अब यहां से लिख सकते हैं म्यू नॉट जे अपॉन 2 एक्स परपेंडिकुलर माइनस बाई परपेंडिकुलर। बोलिए आएगा। और इस ट्रायंगल को देखिए, ये है एल वेक्टर, ये है बाई वेक्टर, और ये है एक्स वेक्टर। तो क्या है, एक्स वेक्टर इक्वल्स बाई वेक्टर प्लस एल वेक्टर। अरे एक्स वेक्टर रिजल्टेंट है ना, यहाँ पे रिजल्टेंट यही है ना, देखना यार।
रिजल्टेंट कौन होता है? जिसका टेल टेल के साथ और हेड हेड के साथ हो, है ना। तो यहाँ से एल वेक्टर क्या है बेसिकली? एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर। तो एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर यहाँ ध्यान से देखेंगे आप, वेक्टर फॉर्म में लिखिए तो आएगा म्यू नॉट जे एल परपेंडिकुलर अपॉन टू। तो दिखे नहीं रहा है ना, म्यू नॉट इधर बेटा बी लिखा हुआ है, इसके इधर सिर्फ बी लिखा हुआ है ना। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स म्यू नॉट जे एल परपेंडिकुलर अपॉन टू। अरे समझ गया क्या? ये तो अंदर वाले पॉइंट पे आया, बाहर पे भी लिख सकते हैं, लेकिन बाहर जब लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जो कंडक्टर से बाहर के लिए आया था। समझ गए? मतलब सिमिलरली में किया था कैविटी के अंदर या उसके बाहर हमने किया, एक बार उसको देख लेना, सब चीज समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा, कुछ नया नहीं है। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? आज मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया, कल से मैग्नेटिक फोर्स करवाऊंगा अगली क्लास से, है ना। मैग्नेटिक फोर्स, अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिक फील्ड्स के, वो लिख देता हूं, वो लिख लो, नहीं तो बता देता हूं फटाफट, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, है ना, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होते हैं। तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो फटाफट 2-3 मिनट 5 मिनट में हो जाएगा। आप इसको लिख लिए हो तो बोलो, आगे चलता हूं, और समझ गए हो तो। हाँ, डीपी भी भेजूंगा, डीपी भी सॉल्व करना। हाँ चलिए, तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Properties of magnetic field lines. Properties of magnetic field lines. है ना। तो सबसे पहला चीज, ये है बार मैग्नेट, पढ़ेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बार मैग्नेट जो आपने देखा है ना, आपने जो परमानेंट मैग्नेट देखा है ना, जो स्पीकर्स वगैरह में होते हैं, अगर वो वॉर के शेप, बार के शेप में है, बार के शेप में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बार मैग्नेट, है ना। तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, है ना, एक कहलाता है नॉर्थ पोल, दूसरा कहलाता है साउथ पोल। सही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ पोल से निकलते हैं और साउथ पोल में चले जाते हैं। इस तरीके से, समझ गए?
मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ पोल से ऑरिजिनेट करते हैं और साउथ पोल पे टर्मिनेट करते हैं, है ना। और इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो होता है नॉर्थ से, सॉरी, साउथ से नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर किधर, साउथ से नॉर्थ, है ना। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। और ये जो पोल्स हैं उनका भी स्ट्रेंथ होता है, इसको जिसको हम एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, आगे देखेंगे, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक चार्ज, है ना। तो हम नॉर्थ पोल को एक पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं और साउथ पोल को नेगेटिव चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये मिलता जुलता है तो समझने में आसान होता है। उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। इसका जो स्ट्रेंथ है, कितना इंटेंसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड ऑरिजिनेट करेगा, उसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नॉर्थ पोल से ऑरिजिनेट होते हैं, साउथ पोल पे टर्मिनेट होते हैं। अगर अंदर देखोगे मैग्नेट के तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ की तरफ। क्लियर है ना। दूसरा पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट in always in form of closed loops. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमेशा क्लोज लूप के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो लिख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ क्लोज लूप। हाँ, दूसरा चीज, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक वहां भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर भी था, और कॉज सेम ही है, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करता है, वहां हमने कारण पढ़ा था, यहाँ भी कारण वही है, बस वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी। है ना, तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, है ना, जो डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा। वहां भी था इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, है ना। तो डेंसिटी जहां ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, स्ट्रांग होगा। तो ये भी पॉइंट है, वहां भी था, इसको भी नोट कर लीजिए। है ना। नेक्स्ट पॉइंट, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड या लाइंस ऑफ फोर्स दोनों एक ही चीज होता था, हम बोल देते कि लाइन ऑफ फोर्स भी यही है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स होता है, आगे पढ़ोगे, है ना, क्यू बी क्रॉस बी होता है, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है ना। तो हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये नहीं बोल सकते कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फोर्स लाइन एक ही होंगे, ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो ये डिफरेंस है। तो यही सब था, है ना। क्या
एक तो डेंसिटी जहाँ पे ज्यादा होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फोर्स लाइन नहीं बोल सकते। क्लियर है? तो हो गया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। है ना, बाकी करेंगे अगले क्लास में मैग्नेटिक फोर्स